नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवि रहीम जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रहीम उर्फ अब्दुर रहीम खान खाना। वीरता और उदारता के प्रतीक अब्दुर रहीम खान खाना हिंदी के ऐसे लोकप्रिय कवि हैं जिनकी रचनाओं की कुछ पंक्तियाँ लोगों की ज़ुबान पर वैसे ही थिरकती रहती है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ। भक्तिकाल और रीतिकाल के मोड़ पर खड़ा ये कवि न केवल अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं और श्रृंगारिकतापूर्ण कृतियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि युद्ध भूमि में अनेक बार अपना पराक्रम दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित भी कर दिया है। रहीम के नाम से प्रसिद्ध कवि का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना है। उनका जन्म सन 1553 ईस्वी में हुआ। वे मुग़ल साम्राज्य के सुप्रसिद्ध अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुग़ल सरदार बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। रहीम के जीवन पर उनके पिता के स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ा था। यही कारण था कि कवि रहीम को युद्ध भूमि में युद्ध का नेतृत्व करने की पूर्ण कुशलता प्राप्त थी। रहीम कवि को संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। बचपन से ही इन भाषाओं का गहन अध्ययन करने के कारण विभिन्न भाषाओं में ये पूर्ण पंडित बन गए थे। साथ ही रहीम कवि हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ भी थे। कवि रहीम का हृदय बहुत उदार था। वे किसी दीन दुखी को देखकर द्रवित होते थे और उसकी पूरी मदद करते थे। उनकी इसी उदारता के कारण लोगों ने इन्हें दानी कर्ण की उपाधि से विभूषित भी किया था। उनकी यह उदारता या दान की प्रवृत्ति किसी लोक प्रशस्ति या ख्याति के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनकी सहज प्रवृत्ति थी। ये गुण उनके स्वभाव में घुला मिला था। कवि रहीम किसी दिखावा या बाह्याडंबर के कारण लोगों की मदद नहीं करते थे। कवि गरीबों, असहायों की मदद करने के लिए उत्सुक रहता था। कवि रहीम विद्या अनुरागी थे। यही कारण था कि उनका दरबार विद्वानों से परिपूर्ण रहता था। उनकी सभा कवियों से हमेशा भरी रहती थी। कवियों का आदर सत्कार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। कवियों, विद्वानों का उत्साहवर्धन करना कवि रहीम का धर्म बन गया था। इसी सहज प्रवृत्ति के कारण कवि रहीम एक बार गंग कवि को 36 लाख रुपये दे दिए थे। कवि रहीम को अपने पिता से विरासत स्वरूप रणकौशल, युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करने की योग्यता, निपुणता प्राप्त थी। अकबर के शासनकाल में प्रधान सेनापति के पद पर आसीन थे तथा अकबर के दरबार में मंत्री के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। कवि रहीम की योग्यता एवं रणकुशलता का परिचय इस बात से पता चलता है कि उन्हें अकबर ने कई युद्धों में शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए भेजा था। रहीम कई युद्धों में सफलता हासिल कर अपनी योग्यता साबित कर चुके थे। कवि रहीम अकबर के समय से लेकर जहांगीर के शासन काल तक अपनी योग्यता एवं कार्य निपुणता को साबित करते रहे। उदार हृदय होने के कारण कवि रहीम धीरे धीरे युद्ध भूमि में बर्बरतापूर्वक की जाने वाली हत्याओं एवं खून खराबों से विचलित होने लगे थे। यही कारण था कि वे धीरे धीरे इस कार्य से स्वयं को विमुख करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार युद्ध के दौरान धोखा देने के कारण जहांगीर ने कवि रहीम के ऊपर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया और इस अपराध के परिणाम स्वरूप जहांगीर ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें कैद कर लिया। कवि रहीम काफ़ी दिनों तक जेल में पड़े रहे। कैद से मुक्त होने के बाद रहीम कवि की आर्थिक स्थिति पूरी तरह डावाडोल हो चुकी थी। कुछ दिनों तक आर्थिक विपन्नता के कारण कष्टकर दिनों को इन्होंने झेला।
जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी को आर्थिक सहायता के नाम पर निराश न किया हो, जो अपने जीवन काल में करोड़ों रुपये दान कर चुका हो, वही व्यक्ति कैसे किसी को बिना कुछ दान किए निराश कर सकता है। ये स्थिति रहीम के लिए बहुत दुखद थी। सबसे अधिक कष्टकर समय उस समय आता था जब कोई याचक उनके पास इसी उम्मीद से आता था कि उसे रहीम द्वारा अवश्य सहायता मिलेगी, लेकिन ये संभव न होने के कारण याचक स्वयं बहुत आश्चर्य में पड़ता था कि ऐसा क्यों हुआ। कवि रहीम की दीन दशा से सभी परिचित न होने के कारण बहुत आश्चर्यचकित होते थे। कवि रहीम को इसी समय ये अनुभव प्राप्त हुआ कि सुखद समय में संपत्ति रहने पर बहुत से लोग मित्र बनते हैं और मदद करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन दुख के समय निर्धनता की स्थिति में लोग नहीं पहचानते हैं, अपने भी पराये बन जाते हैं। इसी भाव को कवि रहीम ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। ये रहीम दर दर फिरे, मांगी मधुकरी खाई, यारो यारी छाड़िए अब रहीम वे नाही। ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि कवि रहीम की इसी दिनहीन परिस्थिति में उनके पास एक याचक बहुत उम्मीद से आया था कि उन्हें रहीम के द्वारा कुछ सहायता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन रहीम उस याचक की कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वे उस याचक को निराश भी नहीं भेजना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस गरीब की मदद करने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने तत्काल एक दोहा लिखकर उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिया और उसे रीवा नरेश के पास भेज दिया। वो दोहा कुछ इस प्रकार का था। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ती है सो आवत यही देश। ऐसा कहा जाता है कि रीवा नरेश कवि रहीम द्वारा रचित ये दोहा पढ़कर इतना प्रभावित हुए कि वो उस याचक को 1,00,000 रुपये सहयोग राशि के रूप में प्रदान किए। कवि रहीम द्वारा लोगों की मदद करना आम बात थी। ऐसे कई प्रसंग पाए जाते हैं जो ये साबित करने में सक्षम है कि कवि रहीम धन की अभावपूर्ण स्थिति में भी लोगों की मदद करने से नहीं चूके। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता था तभी कोई याचक निराश लौटता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति का उनके पास से निराश लौटने की स्थिति जैसी दुखद बात उनके लिए कोई और नहीं हो सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु कवि तुलसीदास के पास गया। वो भी उसकी मदद करने में असमर्थ थे। उन्हें याद आया कि रहीम इस व्यक्ति की अवश्य मदद करेंगे, क्योंकि उनके पास से कोई निराश नहीं लौटता। इसी उम्मीद से गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखकर उस याचक को रहीम के पास भेज दिया। वो पंक्ति इस प्रकार थी। सूरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। रहीम ने न केवल उस गरीब व्यक्ति की मदद की, बल्कि ढेर सारा धन देने के साथ तुलसीदास की इस अधूरी पंक्ति को पूरा करके उनके पास वापस भेज दिया। रहीम जी ने तुलसीदास की अधूरी पंक्ति को इस प्रकार पूरा किया। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। रहीमदास जी की प्रमुख कृतियाँ। कवि रहीम द्वारा रचित ग्रंथ बरवय नायिका भेद रीति काव्य की कोटि में रखा जाने वाला ग्रंथ है। इसी काव्य में कवि ने नायक नायिका भेद का उल्लेख किया है। ऐसा कहा जाता है कि रहीम की इसी रचना से प्रेरणा प्राप्त कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवय रामायण की रचना की। रीतिकालीन काव्य परंपरा पर रचित रहीम कवि की दूसरी रचना नगर शोभा है। नगर शोभा नामक काव्य रचना में विभिन्न वर्णों के अनुसार नायिकाओं के विविध रूपों का वर्णन किया गया है। कवि द्वारा अवधी भाषा में रचित यह ग्रंथ आज भी प्रभावशाली है।
नगर शोभा नामक रचना में कवि ने वर्ण व्यवसाय के आधार पर 10 प्रकार की सखियों का वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि कवि रहीम केशवदास की रचना रसिक प्रिया से प्रेरणा लेकर इस ग्रंथ की रचना किए हैं। कवि ने इस रचना में रति भाव को मूल आधार मानकर रचना किया है, लेकिन सामान्य मनोभाव जो किसी स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति पाया जाता है उसका अभाव है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह देव कवि जैसे कवियों की प्रेरणा से इस प्रकार का अनूठा प्रयोग किया गया है। काव्य रचना की दृष्टि से यह रचना सरस है। इसके अलावा कवि रहीम की दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि रचनाएं हैं। इन ग्रंथों में कवि के जीवन के मधुर और कटु अनुभव ही रोचक एवं प्रभावपूर्ण भावों में अभिव्यक्त हुए हैं। कवि ने ज्योतिष विद्या पर आधारित एक ग्रंथ खेल कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम कवि की रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचित है। कवि का इन दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।